हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है। ये लॉकडाउन का दूसरा साल है और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो बच्चों के प्रमोट होने का दूसरा साल है दोस्तों। तो एक तो वो बच्चे जो इस साल 11 से 12th क्लास में गए और एक वो बच्चे जो ऑलरेडी 12th क्लास में थे लेकिन अभी तक उनका एग्ज़ाम नहीं लगा है दोस्तों। दोनों के सामने एक मेजर प्रॉब्लम आती है दोस्तों, और वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो क्या करते हैं, जैसे तैसे कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन जब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब बहुत सारी वो रिएक्शंस देखते हैं तो उनका माइंड ख़राब होता है दोस्तों। उनका माइंड ख़राब हो जाता है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका बेसिक्स है वो उनको पता नहीं होता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं, अल्फा बीटा कार्बन जो हैं वो क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं होती। तो उनके पास में सिर्फ एक ही उनके पास सिर्फ एक ही क्या रहता है, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है दोस्तों, और वो है रिएक्शंस को रटने का। अब 10-15 रिएक्शंस हो तो उनको रट भी ले, क्योंकि एक रिएक्शंस को रटते हैं तो दूसरे भूल जाते हैं। मैं बात करूँ अगर क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस है दोस्तों। तो ये रटने से हम रिएक्शंस को याद नहीं कर सकते। अगर रट ले तो एक रिएक्शन याद होगी, दूसरे दिन हम भूल जाएंगे उसको। ठीक है, तो ऐसा क्या करें हम कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस है हमें अच्छे से आए दोस्तों। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो हमें समझना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़े किस प्रकार से, किस तरीके से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ट करें, किस तरीके से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपना जो स्कोर है वो अच्छा करें। लेके आऊँ आपके लिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज़। आज इस सीरीज़ का पहला पार्ट है दोस्तों। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपके लिए जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी हमारे पास, उसका पूरा बेस जो होगा वो आपके लिए लेके आऊँगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या जिसको हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कार्बनिक रसायन मतलब रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों के मतलब कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। वो हमारे पास में क्या कहलाती है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। यानी रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा होगी हमारे पास में जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों की। तो कार्बनिक यौगिक होते क्या है, देखो कार्बनिक यौगिक क्या होंगे हमारे पास में। कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अंदर क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। यानी कार्बन तो प्रेजेंट होगा, यानी कार्बनिक जितने भी यौगिक होंगे हमारे पास में सभी में क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कार्बन इनमें प्रेजेंट होगा। साथ में क्या होगा हमारे पास में कि जो कार्बन के साथ में अन्य कार्बन एक जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाएगा, या हाइड्रोजन के साथ में इसकी बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी यौगिक होते हैं हमारे पास में वो कार्बनिक यौगिक आते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं, जैसे CH4 है, ठीक है, तो कार्बन उसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ऐसे अगर इसकी लंबी जैसे CH3 CH2 COH या CH3 CH2OH, ये एथेनॉल है, ये भी हमारे पास में क्या है, एक कार्बनिक कंपाउंड हुआ है। ठीक है, ऐसे एसिटिक एसिड CH3COOH, ये भी कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास में क्या है, कार्बनिक यौगिक होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे लेकिन सारे के सारे जो हमारे पास में कार्बन युक्त वाले जो यौगिक होते हैं वो क्या नहीं होते, कार्बनिक यौगिक नहीं होते। जैसे अगर मैं बात करूं CO2, CO, NaSCO3, तो ये जो हमारे पास में कंपाउंड और भी होते हैं हमारे पास में, जैसे साइनेट है, अमोनियम साइनेट, जैसे NH4CnO, साइनेट है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन है। लेकिन ये क्या नहीं है हमारे पास में, कार्बनिक यौगिक नहीं है। यानी जितने भी हमारे पास में कार्बन वाले जो यौगिक होंगे हमारे पास में कार्बन युक्त, वो सारे के सारे कार्बनिक यौगिक नहीं होंगे। तो मोस्टली इसमें आता क्या है, कार्बनिक यौगिकों में आते हैं हमारे पास में हाइड्रोकार्बन, यानी जैसे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक, और उसके व्युत्पन्न आते हैं। व्युत्पन्न का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास में CH4 है, अब इसमें से एक H हटा दिया, ये CH3 बन गया, और इसके लिए मान लो कोई Cl जुड़ गया,
तो ये हमारे पास में क्या कहलाएंगे, इनके व्युत्पन्न कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास में कार्बनिक यौगिकों के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों के इतिहास की, यानी कार्बनिक यौगिक का जो कार्बनिक रसायन है उसका क्या इतिहास है। तो हम बात करते हैं कार्बनिक रसायन के इतिहास की। तो देखो दोस्तों, कार्बनिक रसायन का जो इतिहास है वो लगभग 200 वर्ष पुराना है। कार्बनिक यौगिकों के बारे में ये पहले स्टार्टिंग टाइम में जो ब्राजीलियंस थे वो ये मानते थे कि जो कार्बनिक यौगिक है वो केवल और केवल कार्बनिक पदार्थों से ही प्राप्त किया जा सकता है। कार्बनिक पदार्थों के अंदर जैसे सजीव होते हैं, सजीव जो है हमारे पास में, यानी उनका ये कहना था कि जो हमारे पास में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, सजीवों में क्या आता है, सजीवों में जो सजीव होते हैं उसमें जंतु आता है और पादप आते हैं। यानी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं हमारे पास में, वो कहना था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कार्बनिक यौगिकों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत, कि जो हमारे पास में प्राणी होते हैं, ठीक है, जो सजीव होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक जैव शक्ति होती है जिसके कारण क्या होता है, उनके अंदर कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। ये मानना था ब्राजीलियंस का। लेकिन ये जो एक वैज्ञानिक था 1828 में, एक वैज्ञानिक था 1828 में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था वोलर। उस वोलर ने क्या किया, उस वोलर ने अमोनियम साइनेट NH4CnO जो कि एक अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक है, इस अकार्बनिक पदार्थ से क्या बना दिया, यूरिया बना दिया, NH2CONH2 यूरिया बना दिया, यानी जो कि क्या है अपने पास में कार्बनिक पदार्थ है। तो ब्राजीलियंस की जो ये अवधारणा थी कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं, वो उसका क्या कर दिया, उन्होंने खंडन कर दिया कि ये चीज़ सही नहीं है, कि कार्बनिक पदार्थ केवल कार्बनिक पदार्थों से नहीं बनते हैं। कार्बनिक पदार्थों को हम प्रयोगशाला में अकार्बनिक पदार्थों से भी क्या कर सकते हैं, संश्लेषित कर सकते हैं, जैसा कि वोलर ने करके दिखाया था। तो अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट था, इस अमोनियम साइनेट से उसने क्या बना दिया, कार्बनिक पदार्थ यूरिया बना दिया, NH2CONH2 को हम यूरिया बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में कार्बनिक पदार्थ, और भी आगे जो वैज्ञानिकों ने क्या किया, अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का क्या किया, संश्लेषण किया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखो, सब हमारे पास में जब भी हम कार्बनिक यौगिकों की बात करते हैं, कार्बनिक पदार्थों की बात करते हैं, तो एक वर्ड यूज होता है इसके अंदर, वो है कार्बन। तो हम बात करते हैं कार्बन के बारे में कि कार्बन होता क्या है। तो हम बात करेंगे कार्बन के बारे में। देखो, सीधी सी बात है, कार्बन जो होता है हमारे पास में वो क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें कार्बन की, तो कार्बन जो होता है आवर्त सारणी के अंदर जो P ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, 14 जो वर्ग 14 के जो तत्व होते हैं, उसमें पहला जो एलिमेंट है ऊपर ही ऊपर कार्बन जो रहेगा हमारे पास। अगर हम बात करें कार्बन की, तो ये वर्ग जो हमारे पास में 14 का तत्व है, P ब्लॉक के तत्वों में आता है हमारे पास में। और ये कैसा है हमारे पास में, अधात्विक होता है ये, मतलब ये क्या नहीं है, धातु नहीं है हमारे पास में, अधातुओं के अंदर आता है कार्बन जो होता है। कार्बन के बारे में और जानते हैं, कार्बन क्या होता है। देखो, अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन जो होता है हमारे पास में, अगर इसकी जो संयोजकता होती है, पहले तो हम बात करते हैं इसकी परमाणु क्रमांक की, ये कितने नंबर पे आता है। तो परमाणु क्रमांक होता है इसका, जो परमाणु क्रमांक का मान होता है वो 6 होता है। दूसरा, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है हमारे पास में 1s2 2s2 और 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो अगर हम देखें तो इसके भाइतम कोष में यहाँ से कितने आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसकी जो संयोजकता होगी वो कितनी होती है हमारे पास में, 4 होती है। ठीक है, और ये चारों संयोजकताएं होती है, इसकी जो ज्यामिति जो बनाएगी हमारे पास में, ज्यामिति कैसे बनाती है, चतुष्फलकीय ज्यामिति का होता है ये, चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी। और अगर इसमें कोण की बात करें, ज्यामिति में जो आकृति बनती है उसमें चतुष्फलकीय आकृति में जो बंद कोण होता है, उस बंद कोण का जो मान होगा वो हमारे पास में 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में क्या होता है, कार्बन के रहता है। साथ में कार्बन में क्या होता है, कार्बन के बीच में एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे से, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन के अंदर क्या होता है, श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है, इसको हम श्रृंखलन बोलते हैं, श्रृंखलन की प्रवृत्ति। श्रृंखलन का मतलब है कि
एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, इस तरह से जुड़कर बहुत सारी लंबी एक श्रृंखला बनाता है हमारे पास में। तो कार्बन में क्या होती है, संकलन की प्रवृत्ति होती है, जिससे ये क्या करता है, लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बनाता है अपने पास में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में क्या था, कार्बन था हमारे पास में। अब हम बात करते हैं कार्बन के प्रकार की, कि हमारे पास में जो कार्बन होता है वो किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से कार्बन के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कार्बन के प्रकार की। हम बात करते हैं कार्बन के प्रकार की। कार्बन के प्रकार यानी जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से हमारे पास में कार्बन होते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो एक होता है हमारे पास में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन। तो ये कौन से कार्बन होते हैं हमारे पास में। देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन क्या होते हैं। 1 डिग्री की अगर मैं बात करूं कि एक ऐसे कार्बन जो केवल एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं वो 1 डिग्री कहलाएंगे। अगर कोई कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 2 डिग्री वाला कहलाएगा। वैसे ही अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 3 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, अगर वो 4 से जुड़ा हुआ है तो 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारे पास में इधर रखा है CH3, तो ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री है। ऐसे ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री है। ठीक है, जैसे और देखते हैं CH3 और यहाँ पे CH3। इसमें बात करें तो ये वाला कार्बन, अगर इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है हमारे पास में, 3 कार्बन से, तो ये तो 3 डिग्री वाला हो गया। ये कार्बन केवल एक से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री, ये 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये भी 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री। ऐसे जैसे CH3, CH2, CH3। अब यहाँ देखो ये वाला जो कार्बन है केवल एक कार्बन से जुड़ा हो तो ये 1 डिग्री है। ये वाला कार्बन है इस कार्बन के साथ भी और इस कार्बन के साथ भी तो ये 2 डिग्री है। और ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से तो ये भी क्या है, 1 डिग्री है। ठीक है, ऐसे अगर हम देखें CH3 और CH3, तो अगर मैं बात करूं इन कार्बन की तो ये तो एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं चारों के चारों, तो सारे के सारे यानी ये 4 है वो 1 डिग्री वाले कार्बन है। ठीक है, और इस वाले कार्बन की बात करूं तो ये 4 कार्बन जुड़ रहा है तो ये वाला कार्बन होगा 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो फर्स्ट था हमारे पास में। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, दूसरे हमारे पास में अल्फा, बीटा, गामा कार्बन है। अब ये क्या होते हैं, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, ये क्या होते हैं। देखो अल्फा कार्बन हमारे पास में क्या होगा, अगर कोई भी जो हमारे पास में क्रियात्मक समूह है, उस क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके पास वाला कार्बन बीटा कार्बन, उसके आगे वाला कार्बन गामा कार्बन कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से गामा कार्बन के बाद भी होता है डेल्टा होता है, फाई होता है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो हमारे पास में कोई यौगिक है, सपोज ये इस तरीके से है CH3, CH2 और COOH। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, यानी क्रियात्मक समूह, इस क्रियात्मक समूह के जस्ट ये वाला जो कार्बन है वो हमारे पास में अल्फा कार्बन कहलाएगा। ये वाला कार्बन होगा वो क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन होगा। और इसके साथ में अगर और भी जुड़े हुए हैं जैसे इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला कार्बन होगा वो गामा कार्बन कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम हाइड्रोजन को भी बता सकते हैं कि जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो बीटा हाइड्रोजन, और गामा जो कार्बन होता है उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो गामा जो कार्बन होता है उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो हमारे पास में गामा हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से हम अल्फा, बीटा, गामा कार्बन को हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और देखो कौन से प्रकार है इसके। और जो हमारे पास में एक होता है विनाइलिक, एलिलिक, और एक होता है हमारे पास में बेंजलिक। अब ये कौन से कार्बन होते हैं हमारे पास में, विनाइलिक क्या होता है, एलिलिक क्या होता है और बेंजलिक कार्बन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विनाइलिक कार्बन की। देखो विनाइलिक क्या होगा हमारे पास में, जैसे मान लो हमारे पास में कोई ये लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, जैसे CH2 इसको हम एथीन बोलते हैं। ठीक है, ये एथीन हमारे पास में, और मान लो यहाँ से एक H हटा दिया और यहाँ पे कोई समूह जोड़ दिया, सपोज X जोड़ दिया मैंने। ठीक है,
तो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होगा हमारे पास में, यानी ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को हम बोलते हैं sp2 संकरित कार्बन होगा ये। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा sp2 कैसे है ये वाला जो कार्बन होगा हमारे पास में sp2 संकरित कार्बन होगा हमारे पास में। और इसी कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इस कार्बन को हम बोलेंगे जो हमारे पास में विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन बोल सकते हो। ठीक है, या विनाइल कार्बन बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। ऐसे अगर मान लो हमारे पास में कुछ इस तरीके से है CH2 डबल, यहाँ पे हमारे पास में डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे जुड़ा हुआ कोई X, तो डबल से नेक्स्ट वाला जो कार्बन है डबल बॉन्ड के साथ में, तो ये कार्बन जुड़ा और उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा हमारे पास में, वो जो कार्बन है कैसा है हमारे पास में sp3 संकरित है, यानी इसमें जो संकरण है वो sp3 संकरण है। और ये वाला जो कार्बन होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास में एलिलिक कार्बन कहलाता है, इसको हम बोलते हैं एलिलिक कार्बन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में कार्बन होगा वो कहलाएगा एलिलिक कार्बन। ठीक है, बात करते हैं बेंजिलिक कार्बन की। तो इसमें हमारे पास में क्या होगा, एक बेंजीन वलय होगी इस तरीके से, ये हमारे पास में बेंजीन वलय, इसके साथ में कार्बन जुड़ा हुआ है CH2 और सपोज यहाँ पे कोई समूह जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो कार्बन है हमारे पास में, ये वाला कार्बन भी sp3 संकरित, sp3 संकरण वाला कार्बन है हमारे पास में sp3, और इस वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बेंजिलिक कार्बन बोलते हैं। ये वाला जो कार्बन होगा वो बेंजिलिक कार्बन कहलाएगा। तो इस तरीके से हम विनाइलिक, एलिलिक और बेंजिलिक कार्बन को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास में। आगे चलते हैं, देखो आगे कौन कौन से कार्बन होते हैं। असममित कार्बन, असममित कार्बन, या इसको हम बोलते हैं किरेल कार्बन, इसी को हम क्या बोलते हैं, किरेल कार्बन, जिसको हम C स्टार से डिनोट करते हैं, C स्टार से दर्शाते हैं। तो देखो ये क्या होता है हमारे पास में असममित, या जिसको हम किरेल कार्बन बोलते हैं। तो एक ऐसा कार्बन होगा हमारे पास में जो एक ऐसा कार्बन जिसकी 4 संयोजकताएं जो होती है वो 4 भिन्न परमाणु या समूह के द्वारा पूरी होती है, उसको हम असममित कार्बन या जिसको हम या किरेल कार्बन कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में कार्बन है, हमें पता है कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है, और 4 संयोजकताएं मान लो 4 कोई अलग अलग समूह है, सपोज यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। तो ये वाला जो कार्बन होगा हमारे पास में वो कौन सा कार्बन होगा, किरेल कार्बन होगा, या जिसको हम बोलते हैं असममित कार्बन कहलाएगा, क्योंकि चारों संयोजकताएं हैं वो 4 अन्य परमाणु या समूह के द्वारा क्या हो रही है, पूरी हो रही है। तो हमारे पास में ये वाला कार्बन होगा वो असममित कार्बन, या इसको हम बोलते हैं किरेल कार्बन। आगे चलते हैं, आगे देखो हमारे पास में और क्या आता है। ठीक है, इसके साथ में हमारे पास में क्या होता है कि जैसे कार्बनिक यौगिकों की जब हम बात करते हैं, तो कार्बनिक यौगिकों में क्या होता है हमारे पास में कुछ श्रृंखलाएं बनती है कुछ, जैसे हमारे पास सपोज इस तरीके से CH3 CH और CH3, और ये कुछ इस तरीके से। तो ये वाला जो पूरा ग्रुप है हमारे पास में, इस ग्रुप को हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे आइसो, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। ठीक है, और जैसे अगर मान लो ये आ जाए CH3 CH3 CH3, यहाँ पे CH2 और कुछ इस तरीके से, तो ये जो पूरा ग्रुप होगा हमारे पास में ये कहलाएगा हमारे पास में नियो। इस पूरे समूह को हम क्या बोलते हैं, नियो कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, नियो कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में एक तो आइसो होता है, नियो होता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर देखो नाम भी हो जाए, जैसे मान लो CH3 CH CH3। ठीक है, और सपोज यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है हमारे पास में CH3 जुड़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास इस वाले पूरे ग्रुप को हमने क्या नाम दिया, इसको हम कहते हैं आइसो। और 1 2 3 4 है तो आइसो ब्यूटेन जो होगा इसका नाम हो जाएगा, तो आइसो ब्यूटेन। ठीक है, ऐसे इसका भी हम नाम कर सकते हैं। यहाँ सपोज हमारे पास CH3 H और जोड़ दिया, CH3 हो जाएगा, तो CH3 होने के बाद में हमारे पास में क्या बन जाएगा, नियोपेंटेन बन जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास समूह रहते हैं। आगे चलते हैं, आगे जो है हमारे पास में वो है कार्बनिक यौगिकों के अंदर संकरण। देखो कार्बनिक यौगिकों में संकरण क्या होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है कार्बनिक यौगिकों में संकरण। संकरण किस प्रकार से रहेगा, देखो इसमें अब अगर हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों के संकरण की, तो सीधा सा इसमें जो संकरण होता है कार्बनिक यौगिकों में वो आता है sp3 sp2 और sp। ठीक है,
अब हम कैसे पहचाने कि कौन से कार्बनिक यौगिक के अंदर sp3 संकरण है, कहाँ पे sp2 आएगा और कहाँ पे sp संकरण आएगा। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है हमारे पास में कि अगर मान लो कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे आपको सिंगल बॉन्ड दिखे तो वहां पे बस देखते बता देना कि वहां पे संकरण होगा वो sp3 होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो वहां पे sp2 संकरण होगा, और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे हमारे पास में sp संकरण होगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं इनको कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे sp संकरण होगा। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास में लिखा हुआ है CH3। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये अगर मैं कहूँ कि ये वाला कार्बन होगा वो कौन सा संकरण है तो ये sp3 है। इस वाले कार्बन की बात करें तो ये भी sp3 संकरण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इस तरीके यहाँ पे क्या है, कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन है, एक संयोजकता पूरी हो रही है, 3 बाकी है, तो 3 हाइड्रोजन से कर दो तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। ऐसे यहाँ पे 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे 1 कंप्लीट है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। तो अगर मैं बात करूँ इस वाले कार्बन की, चाहे इस वाले कार्बन की, चाहे इस वाले कार्बन की, सारे के सारे कैंसिल होंगे हमारे पास में, ये sp3 संकलित वाले कार्बन होंगे। ठीक है, और देखते हैं, जैसे अगर मान लो CH डबल बॉन्ड CH आ जाए, यहाँ पे सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाए, तो यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कार्बन sp2 है और ये भी क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अगर कुछ इस तरीके से CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ये वाला कार्बन sp और ये वाला जो कार्बन होगा वो भी sp संकरित कार्बन होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिकों में संकरण बता सकते हैं। बस आप इसको ध्यान रखना है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 संकरण होगा, डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे तो वहां पे हमारे पास में sp संकरण होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें सिग्मा और पाई बंधों की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड होते क्या है। देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है सिग्मा व पाई बंधों की संख्या। जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सिग्मा बंध क्या होते हैं, पाई बंध क्या होते हैं। देखो सिग्मा बंध हमारे पास में वो बंध होते हैं हमारे पास में जो समक्षीय अतिव्यापन से बनते हैं, यानी कक्षकों के समक्षीय अतिव्यापन से जो बनने वाला बंध होता है वो सिग्मा बंध होता है, और जो कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से जो बंध बनता है वो हमारे पास में कौन सा होगा, वो हमारे पास में जो पाई बंध होता है वो कहलाता है। तो देखो जैसे हमारे पास में समक्षीय अतिव्यापन कैसे, जैसे मान लो 2 S कक्षक है, ये भी S कक्षक है, ये भी S कक्षक है, यहाँ पे इनमें क्या हो रहा है, अतिव्यापन हो रहा है इस एरिया पे, तो यहाँ पे समक्षीय, ये भी S है, ये भी S है, तो इनके बीच में समक्षीय अतिव्यापन हो रहा है, और समक्षीय अतिव्यापन से क्या बनता है हमारे पास में, समक्षीय अतिव्यापन से जो बंध बनेगा वो सिग्मा बंध कहलाएगा। ठीक है, अगर पार्श्व अतिव्यापन हो रहा है, जैसे मान लो ये P कक्षक है, यहाँ पे दूसरा P कक्षक है इस तरीके से, तो 2 P कक्षक कुछ इस तरीके से, तो यहाँ साइडों से टच कर रहे हैं ये वाला इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बनेगा, पाई बंध का निर्माण होगा। तो ये भी P कक्षक है, ये भी P कक्षक है, तो P कक्षकों के समक्ष जो अगर वो कोई कक्षक है हमारे पास में, जैसे P कक्षक 2 P कक्षक आपस में पार्श्व अतिव्यापन हो रहा है उसके अंदर, तो वहां से हमारे पास में क्या बनेगा, पाई बंध बनेगा, और अगर समक्षीय अतिव्यापन हो रहा है तो वहां पे सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तो हम कार्बनिक यौगिकों में देखते हैं कि किस तरीके से सिग्मा और पाई बंध बनता है। अगर मैं बात करूं कार्बनिक यौगिकों में बंध की, तो देखो कार्बनिक यौगिकों में जो बंध होता है वो सहसंयोजक बंध होता है। अब ये सहसंयोजक बंध कैसे होता है, देखो कार्बन जो होता है हमारे पास में, उस कार्बन की मैंने बताया 4 संयोजकता होती है। अब उसको अष्टक पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। ठीक है, या उस स्थायी होने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी ले सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, स्थायी होने के लिए, लेकिन वो क्या करता है कि वो क्या करता है शेयरिंग में, मतलब उसकी जो बेस्ट जो स्थिति होती है वो क्या करता है, शेयरिंग रहती है, यानी वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का साझा करता है वो। तो कार्बनिक जैसे मान लो कार्बन है, सपोज इसके बाह्य कंपाउंड में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या करेगा, दूसरे जो हमारे पास में परमाणु है उससे इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन आए, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझा करेगा इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। उसको कौन सा बंध कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो जो जितने भी कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास में, उनमें क्या कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं सिग्मा और पाई बंधों की संख्या हम कैसे निकालें। देखो
तो इसके लिए भी हमारे पास में एक सीधा सा हमें ट्रिक ध्यान रखनी है। वो ट्रिक क्या है हमारे पास में कि अगर मान लो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमें सीधा सा एक सिग्मा बंद मिलेगा वहां पे, क्योंकि एक ही बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वहां पे एक तो सिग्मा आ जाएगा, एक पाई बंद, यानी एक सिग्मा व एक पाई बंद बनेगा। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है हमारे पास में, तो उसमें दो तो हमारे पास में पाई बंद आएगा और एक क्या आएगा, सिग्मा बंद। तो इसमें होगा हमारे पास में एक तो सिग्मा बंद व दो पाई बंद आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और हम जो कोई सा भी हमारे पास में कार्बनिक यौगिक दे रखा हो, हम सिग्मा और पाई बंदों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं और फटाफट से निकालते हैं उसमें सिग्मा और पाई बंदों की संख्या। तो जैसे मान लो हमारे पास में एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो CH4 है। अब CH4 को हम कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे इसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी सिग्मा बंद, यहाँ पे भी सिग्मा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही तो ये। तो इसमें कितने बंद आएंगे हमारे पास में, 4 सिग्मा बंद होंगे, ठीक है। ऐसे अगर हम ये ले CH3 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जितने भी सिंगल हाइड्रोजन है उनको गिन लो आप, मतलब जितने भी हाइड्रोजन उनको गिन लो। तो 3 3 6 तो ये हो गए और एक सिग्मा बंद, तो इसमें कितना आ जाएगा, 7 सिग्मा बंद हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे अगर मान लो इस तरीके से दे रखा है CH3 CH2 CH3, तो यहाँ देखो इसमें तो आप पहले हाइड्रोजन को गिन लो, कितने, 3 2 5 और 3 8, एक सिग्मा बंद ये रहा 9 और एक ये। तो इसमें कितने सिग्मा बंद है, 10 सिग्मा बंद है। पाई बंद तो है नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड कहीं पे नहीं बन रहा हमारे पास में, ठीक है। और देखते हैं हमारे पास में, और जैसे मान लो हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बंद है, ऐसी नहीं। तो यहाँ देखो हमारे पास पहले सिंगल बॉन्ड कौन कौन से, 2 और 2 4 तो ये, और एक सिग्मा और एक पाई इसमें। तो देखो 2 और 2 4 तो ये सिग्मा बंद और एक सिग्मा बंद ये रहा। तो 5 तो इसमें क्या हो गए, 5 तो सिग्मा बंद हो गए और एक क्या आ जाएगा, पाई बंद आ जाएगा, ठीक है। और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बंद है। तो देखो जहां पे डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड अगर नहीं है तो उसमें पाई बंद तो होगा नहीं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो उसमें पाई बंद नहीं होगा। तो इसमें कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, तो पाई बंद तो होगा नहीं। अब इसमें है सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बंद। मैंने आपको बताया तो यहाँ पे सभी जगह कार्बन है ये, ठीक है। और कार्बन की जो बैलेंसी है वो हाइड्रोजन के द्वारा पूरी हुई। यहाँ 2 है हमारे पास में, 2 बैलेंसी कंप्लीट। तो यहाँ पे CH2, ये CH2, ये भी CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा CH2 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा CH2। ये सब जगह क्या होगा, CH2 होगा। अब गिन लेते हैं कितने, 2 4 6 8 10 12 तो सीधे सीधे हो रहे हैं हमारे पास में। कितने हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन को गिन लो पहले, 2 4 6 8 10 और 12, ये 12 तो हाइड्रोजन हो गए। एक सिग्मा ये रहा, 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 एक सिग्मा ये रहा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 12 तो इसमें, 6 इसमें, यानी कितने सिग्मा बंद है, 18 सिग्मा बंद है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इसमें कितने सिग्मा बंद आ जाएंगे, 18 सिग्मा बंद है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है इस तरीके से, ये त्रिभुज वाली आकृति। तो मैंने पता है कि यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है और यहाँ पे भी CH2 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने, पहले हाइड्रोजन को गिन लो, तो 2 4 6 तो सीधे सीधे आ रहे हैं। एक सिग्मा बंद ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा। तो 2 4 6 और 3 इसमें, तो इसमें कितने सिग्मा बंद है, 9 सिग्मा बंद आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास सपोज, ठीक है, यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है इस तरीके से। इसमें पूछे कितने सिग्मा और कितने पाई बंद है। तो यहाँ देखो हमारे पास मैंने बताया था, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा और ये भी सिग्मा, ये तो सीधे सीधे हमारे पास में सिग्मा आ रहे। यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो पहले आप जो जितने भी हाइड्रोजन है वाले सभी को गिन लो, 3 4, ठीक है, 4 और 2 6, 6 2 8 और 3 11, तो सीधे सीधे हो रहे हैं, ठीक है। 11 तो ये हो गए और एक बंद ये रहा ऊपर वाला 12, ठीक है। इसके बाद में 13 14 15 और एक 16, तो इसमें कितने सिग्मा बंद है, 16 सिग्मा बंद है हमारे पास, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास में सपोज ये लिखा हुआ है, इसको हम बेंजीन बोलते हैं। अब बेंजीन के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बंद है ये गिनते हैं। तो मैंने बताया था बेंजीन क्या होता है, फॉर्मूला होता है C6H6। तो आप जैसे यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH,
यहाँ पे CH, ठीक है। तो सीधे सीधे पहले क्या करो, जितने भी हमारे पास में हाइड्रोजन दे रखे हैं सभी को गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6, तो सीधे सीधे आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ पे 1 सिग्मा, यहाँ 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ पे सिग्मा, ठीक है। यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई और यहाँ पे सिग्मा। अब सिग्मा बंद और गिनो, 6 तो हमारे पास में ये आ गए हाइड्रोजन वाले। फिर 7, यहाँ से गिनो आप, 7 8 9 10 11 और एक 12, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्मा बंद आ गए, 12 सिग्मा बंद। एक बार और गिन लेते हैं। देखो 6 तो हमारे पास में हाइड्रोजन है, सीधे सीधे दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद में 6 तो ये हो गए, 6 के बाद में 7 8 9 10 11 और एक 12, तो 12 तो सिग्मा बंद आ गए। अब पाई कितने, 1 11 1 11 1 11, तो पाई इसमें 3 पाई बंद है हमारे पास। तो 12 सिग्मा बंद है और कितने, 3 पाई बंद है हमारे पास। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमारे पास में कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ इसमें कैसे देखें, हमारे पास में यहाँ पे क्या है, CH है, यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या है, CH2, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारे पास में, इसमें पहले जो सीधे सीधे हाइड्रोजन दे रखे हैं उनको गिन लो आप। तो यहाँ से 2, ठीक है, 2 3 और एक 4, ठीक है। 4 तो ये आ रहा है, 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा, ठीक है, 1 सिग्मा, और इसमें क्या है, 1 पाई। तो देखो 2 3 4 तो सीधे सीधे बन रहे हैं, 5 6 7, तो 7 तो सिग्मा बंद हो गए और एक क्या बन रहा है, इसमें पाई बंद बन रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा और पाई बंदों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो सिग्मा और पाई बंदों की संख्या निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास में इसका पहला पार्ट था। दूसरा जो इसका पार्ट रहेगा, उस दूसरे पार्ट में जो इसके आगे की जो भी होगा हमारे पास में बेसिक चीजें, वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा।